1949 में जॉर्डन और इजिप्ट ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले लिया। पैलेस्टीनियन अरब लोग अपने ही टेरिटोरी में खुद रेफ्यूजी बनकर रह गए थे। इसराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। इसराइल ने इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिया था। मोसाद ने मुस्लिम ब्रदरहुड क्रिएट करके गाजा स्ट्रिप पर चैरिटेबल वर्क्स शुरू कर दिए थे। अरबियन कंट्री अमेरिका को पेट्रोलियम देना बंद कर दिए थे। इसराइल तंग आकर पीएलओ के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड वार शुरू कर दिया था। मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी पीएलओ से सारी वेपन्स छीन लिए थे और 10 दिसंबर 1987 को अपना नाम बदलकर हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया, शॉर्ट में कहे तो हमास। नमस्कार, मैं श्रीमान प्रियव्रत मिश्रा इंफॉर्मेशन कॉरिडोर पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे भारत में एक कहावत है कि आप अगर सांप को पालोगे तो वो सांप आपको ही काटेगा। हमारे उड़ीसा में भी वैसा ही एक कहावत है कि अंटी छुरी टंटी काटे, दैट मीन्स द नाइफ ऑफ योर पॉकेट विल हार्म यू ऑल्सो। वैसा ही हाल आज इसराइल का भी है। इसराइल का बनाया हुआ हमास ने आज इसराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये सुनकर आपके मन में तो ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हमास को इसराइल ने बनाया है तो आज हमास इसराइल पर क्यों अटैक कर रहा है। ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो समय था 1945 का। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, यूनाइटेड नेशंस का गठन हो चुका था और अरब इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप ले लिया था। नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए पैलेस्टाइन को पार्टीशन करके ज्यूस और अरब के बीच में बांट दिए थे। जिसके बाद 14 मई 1948 को ज्यूस लोगों ने अपना टेरिटोरी को अमेरिका की मदद से इसराइल के नाम पर घोषित कर दिए थे। इसीलिए 15 मई 1948 को अरबियन कंट्री जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान मिलकर इसराइल पर एक बड़ा सा अटैक शुरू कर दिए, जिसको फर्स्ट अरब इसराइल वार के रूप में जाना जाता है। इस वार की एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। 1964 होते होते पैलेस्टीनियन अरब लोग समझ चुके थे कि उनके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। इसीलिए 1964 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका अल्टीमेट एम था इसराइल से अपना जमीन वापस लाना और इसराइल को पूरी तरह से खत्म करना। तो इसके बाद इन लोगों ने एंटी इसराइली एक्टिविटीज शुरू कर दिए थे। इसराइल ये समझ चुका था कि इन लोगों के पीछे अरबियन कंट्रीज का जरूर हाथ होगा। तो इसके बाद 1967 में जब इजिप्ट ने आर्मी मोबिलाइजेशन कर रहा था, उस समय इसराइल ने इसको वॉर प्रिपरेशन समझकर इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव वॉर शुरू कर दिया। ये वॉर लगभग 6 दिन तक चलता रहा, जिसको बाद में 6 डेज वॉर के नाम पर जाना गया। ये वॉर इसराइल ने शुरू करके इसराइल ने ही खत्म किया था। ये वार खत्म होने के बाद इसराइल ने इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिया था। उसके साथ साथ जेरूसलम सिटी, जो कि यूएन के अंडर में था, इसराइल ने उसको भी कैप्चर करके अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। इसराइल को एक बड़ा सा टेरिटोरी तो मिल गया था, उसके साथ साथ 2 मिलियन पैलेस्टीनियन अरब्स भी मिले थे, जिनको इसराइल ने सिटीजनशिप नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता था कि उनको वोटिंग राइट्स मिले, क्योंकि वो लोग तादाद में बहुत ज़्यादा थे। अगर उनको वोटिंग राइट्स मिलता तो वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर गवर्नमेंट को हथिया देते, जिस गवर्नमेंट ने इसराइल को भी बाद में उखाड़ फेंके। इसीलिए इसराइल उन लोगों को एक रेफ्यूजी की तरह रहने दिया। उसके बाद अरबियन कंट्री यूएन के पास जाकर 1967 वार के बाद इसराइल ऑक्यूपाई किया गया टेरिटोरी को वापस करने के लिए बोले। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 242 पास करके इसराइल को 1947 में डिसाइड किया हुआ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को वापस करने के लिए बोले। लेकिन इसराइल कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था और उस समय अरबियन कंट्री ये भी समझ चुके थे कि अगर एक भी वार इसराइल के अगेंस्ट पे शुरू करे तो इसराइल और भी ज्यादा टेरिटोरी उनसे छीन लेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने बैकफुट पर रहकर एंटी इसराइली एक्टिविटीज को प्रमोट करना शुरू कर दिए। जिसके बाद पीएलओ ने फतह नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप क्रिएट करके एंटी इसराइली एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। ये सबको नॉर्मलाइज करने और पैलेस्टीनियन अरब लोग की भरोसा जीतने के लिए इसराइल इंटेलिजेंस यूनिट मोसाद ने मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके गाजा स्ट्रिप पर चैरिटेबल वर्क्स शुरू कर दिए थे, जैसे कि स्कूल बनाना,
हॉस्पिटल्स बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना। धीरे धीरे ये वेस्ट बैंक तक भी स्प्रेड होने लगा और धीरे धीरे पैलेस्टीनियन लोगों की भी भरोसा जीतने लगा। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उस समय पीएलओ ने अपना अल्टीमेट एम नहीं भूला था। अक्टूबर 6, 1973 को जब इसराइल ने योम किपुर डे मना रहा था, जो कि इसराइल का न्यू ईयर, उस समय पीएलओ ने अरबियन कंट्री की सपोर्ट से एक मल्टी फ्रंट अटैक इसराइल के ऊपर शुरू कर दिया, जिसको बाद में योम किपुर वार के नाम पर जाना गया है। इस वार को भी इसराइल ने अमेरिका की मदद से जीत लिया था, लेकिन इस वार में इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट अमेरिका ऊपर भारी पड़ा। अरबियन कंट्री अमेरिका को पेट्रोलियम देना बंद कर दिए थे। 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका बौखला गया, भीख मांगता हुआ अरबियन कंट्री के पास पहुंचा। उसके बाद अरबियन कंट्री के साथ कंप्रोमाइज करके अमेरिका ने पहले से भी ज्यादा प्राइस से पेट्रोलियम खरीदने लगा। अमेरिका ये समझ चुका था कि अगर मिडिल ईस्ट रीजन में शांति नहीं लाया जाए तो इसका बुरा प्रभाव अमेरिका ऊपर भी पड़ेगा। तो इसीलिए अमेरिका ने इसराइल और अरब के बीच में शांति लाने के लिए प्रचेष्टा किए। उस समय अमेरिका ने देखा कि इजिप्ट एंटी इसराइली मूवमेंट में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर धीरे धीरे बैंकरप्ट होने वाला है। इजिप्ट को होने वाला इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने की प्रतिज्ञा करके अमेरिका ने इसराइल और इजिप्ट के बीच में 1973 में पीस ट्रीटी साइन किया, जिस वजह से इजिप्ट ने एंटी इसराइल एक्टिविटीज छोड़ दिए थे। ये सब देख के पीएलओ ने और भी ज्यादा वायलेंट होने लगे। ये सिलसिला लगभग 1987 तक चलता रहा। 1987 में पीएलओ की वायलेंस से इसराइल तंग आकर पीएलओ के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड वार शुरू कर दिया था। पीएलओ के ऊपर इसराइल का इतना बड़ा अटैक देखकर पैलेस्टीनियन अरब्स लोग भी इसराइल के अगेंस्ट में लड़ाई आरंभ कर दिए थे, जिसको बाद में फर्स्ट इंतिफादा अर्थात फर्स्ट अपराइजिंग के नाम पर जाना जाता है। 1987 खत्म होते होते पीएलओ ने पूरी तरह से वीक हो चुका था और उस समय मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी पीएलओ से सारी वेपन्स छीन लिए थे, जिसके बाद उनके पास इसराइल का सपोर्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा वेपन्स भी था और 10 दिसंबर 1987 को वो अपना नाम बदलकर हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया नाम रख लिए थे, जिसको शॉर्ट में कहे तो हमास मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हो चुका था। इस तरह से हमास का गठन हुआ, जो कि इसराइल का द्वारा बनाया हुआ और इसराइल का द्वारा उस समय बहुत सपोर्ट किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन था। 1989 में कोल्ड वार खत्म हो चुका था। सोवियत यूनियन डिस्ट्रॉय होकर 1990s तक अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में सोलो सुपर पावर बन चुका था। उसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट रीजन में शांति लाने के लिए इसराइल और पीएलओ के बीच में 1993 में नॉर्वे की ओस्लो में एक एग्रीमेंट साइन किए थे, जिसको बाद में ओस्लो अकॉर्ड के नाम पर जाना गया है। ओस्लो अकॉर्ड एग्रीमेंट के मुताबिक 5 साल के अंदर अंदर इसराइल ने जो पैलेस्टीनियन कंट्री की टेरिटोरी ऑक्युपाई किया है उसको वापस करेगा और अमेरिका वो टेरिटोरी को एक पैलेस्टीनियन कंट्री बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। इस ट्रीटी साइन होने के बाद पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम बदलकर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नाम रख दिया था, जिसको शॉर्ट में बोले तो PLA हो गया था। और फतह, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल चुका था। दोनों पैलेस्टाइन को गवर्न करने के लिए डिप्लोमेटिक बॉडी और पॉलिटिकल पार्टी बन गए थे, लेकिन इसराइल ये ट्रीटी साइन करके सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि पैलेस्टाइन कंट्री फॉर्म होके उसके लिए एक नया खतरा सृष्टि होगा। जिसके बाद एक फ्यूचर प्लान करके इसराइल ने हमास को एक पॉलिटिकल विंग बना के फतह की अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। इस बीच 5 साल बीत चुका था। 1993 से 1998 हो गया था और इसराइल को गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को वापस देने का टाइम आ गया था, लेकिन इसराइल ने वो टेरिटोरी वापस नहीं किया। इस वजह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अमेरिका के पास पहुंच गए थे, लेकिन इसराइल ने अमेरिका की बात भी इग्नोर किया। तो धीरे धीरे पैलेस्टीनियन अरब लोगों की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पर भरोसा उठने लगा और वो लोग हमास की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होने लगे। यही तो इसराइल नहीं चाह रहा था, ताकि पैलेस्टाइन में हमास की गवर्नमेंट क्रिएट हुए जो कि इसराइल के एनिमी ना बने। उसके बाद बार बार यूएसए की कहने पर इसराइल ने गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को छोड़ दिया था। तो उसके बाद 2005 में वहाँ पर एक इलेक्शन हुआ
जिस इलेक्शन में हमास ने भारी वोटों से फतह से जीत हासिल किया, लेकिन हारने के बाद फतह ने इस इलेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से फतह और हमास के बीच में फाइट शुरू हो गया। इन दोनों के बीच फाइट देखकर सऊदी अरब ने हमास और फतह को इकट्ठा बुला के उनके बीच में कंप्रोमाइज़ किया और एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट गठबंधन सरकार बनाने के लिए प्रमोट किया। तो 2006 में हमास और फतह पार्टी की एक गठबंधन सरकार पैलेस्टाइन कंट्री में बने, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर ये पार्टी बिखर गया, क्योंकि ये दोनों पार्टी की आइडियोलॉजी फुल्ली डिफरेंट थे। एक पार्टी इसराइल को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था और दूसरे पार्टी इसराइल को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की सोच रहा था। ये इंसिडेंट होने के बाद हमास भी धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगा। एक भाग तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दूसरे भाग ये समझ चुका था कि इसराइल ने उनको अपना फायदा के लिए यूज कर रहा है। तो ये फतह के साथ मिलकर एंटी इसराइली एक्टिविटीज शुरू कर दिया, जिसको सऊदी अरब और ईरान जैसी अरबियन कंट्री भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए, जो कि आज के समय पर भी एक्टिव है। हाल ही में हुआ अक्टूबर 7 की हमास अटैक भी यही भाग ने ही किया था। लेकिन ये बात तो सच है कि आज के समय पर पूरा का पूरा हमास इसराइल के अगेंस्ट में नहीं है। और ये कहावत भी सच है कि आप अगर सांप को पालोगे तो वो सांप आपको ही काटेगा। द नाइफ ऑफ योर पॉकेट विल हार्म यू ऑल्सो। एक समय था अल-कायदा ने भी अमेरिका के ऊपर भारी पड़ा था, और आज के समय में हमास ने भी इसराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो इसमें आपका क्या कमेंट है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।